टर्निंग पॉइंट क्यों है? ऐसा तो है नहीं कि जर्मनी के साथ हमारे रिश्ते नहीं रहे हों, ये बात ज़रूर है कि थोड़े हम दूर थे, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि इस मुलाकात के बाद हम बहुत क्लोज आ जाएंगे? तो टर्निंग पॉइंट क्यों? टर्निंग पॉइंट क्यों है? फिर से मैं थोड़ा सा इसको यूरोप में ही पहले प्लेस करूंगी, क्योंकि जर्मनी जो है, थोड़ा क्लैरिटी दीजिए मुझे। ईयू का नेता कौन है, यूरोप का नेता कौन है? ऑब्वियसली जर्मनी जो है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, इसलिए उसका यूरोप यूनियन के कॉन्टेक्स्ट में लाना भी बहुत ज़रूरी है। देखिए, अब यूरोपियन यूनियन एज एन एंटिटी आप ऑपरेट कर रहे हैं वर्ल्ड में, इसको टर्निंग पॉइंट के रूप में क्यों देखा जाना चाहिए, उसके 2-3 रीजंस हैं। इंडिपेंडेंटली जर्मनी स्पेसिफिक रीजंस भी हैं और यूरोपियन स्पेसिफिक रीजंस भी। मैं आपको ब्रॉड से नैरो की तरफ लेकर चलूँगी। अगर हम यूरोपियन यूनियन के मेंबर स्टेट्स की बात करें तो भारत के रिश्ते सारी बड़ी कंट्रीज़ के साथ और छोटी कंट्रीज़ के साथ, छोटा बड़ा मेरा किसी रैंकिंग के सेंस में नहीं है, साइज़ में, पॉपुलेशन में, इन टर्म्स ऑफ ट्रेड समझ लीजिए, सारे देशों के साथ हमारा इंडिविजुअल मेंबर स्टेट्स के साथ संबंध बहुत ही पुराना है, गहरा है, वार्म है। हमारे सबके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस, आप आयरलैंड से लेके इधर आप यूक्रेन तक ला लीजिए, सबके साथ संबंध हमारे बहुत अच्छे रहे, गहरे रहे। और ये संबंध आज के नहीं है, कोल्ड वॉर के इमिजिएटली बाद, चाहे वो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ थी, चाहे वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ थी। तो जर्मनी के साथ मान लीजिए, फ्रांस के साथ मान लीजिए, हमारे बहुत गहरे संबंध रहे हैं। बट कहीं ना कहीं इन गहरे संबंधों में घनिष्ठता, जिसको मैं कहूँगी ना डेंसिटी, वो कम रही है। आपके डीप तो हैं बट वाइड नहीं है रिश्ते। तो इक्का दुक्का रिश्ते हैं, कुछ ट्रेड है, ट्रेड है वो इतना ज़्यादा नहीं है कि आप उसको बोस्ट करें कि भाई हमारा ट्रेड बहुत ज़्यादा है। 2025 के आंकड़ों के हिसाब से 50 बिलियन USD है। अब ये ज़्यादा ट्रेड नहीं है इंटरनेशनल रिलेशंस के पैमानों पे देखा जाए। अगर इसमें कंपेयर किया जाए इंडिया चाइना भी, जिसके साथ कि हमारी खलिश इरिटेंट्स कितने हैं बट फिर भी ट्रेड बहुत ज़्यादा है। US चाइना देख लीजिए, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ ट्रेड है, 1000+ बिलियन डॉलर है, फिर भी उनकी जो है राइवलरी जो है ओपन है। तो हमारे यूरोप के दोस्ती होते हुए भी उतना ट्रेड नहीं है। मतलब हम दूर के दोस्त हैं, अच्छे हैं, कभी किसी के लिए कोई तकलीफ पैदा नहीं की है, कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिस पे आपके विचार, दूर के रिश्तेदार हैं, सहमत ना हो, झगड़ा है नहीं, कुछ झगड़ा है नहीं, पर आना जाना भी उतना ही कम है, आना जाना उतना कम है, जो वॉल्यूम ऑफ डेंस रिलेशनशिप होना चाहिए वो कम है। अब जर्मनी क्यों? क्योंकि पिछले 10 सालों में, मैं कहूँगी 2015 से पर्टिकुलरली, हालांकि फिर से मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत से टर्निंग पॉइंट्स रहे हैं। आप कह लीजिए कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, फिर 1970 का ऑयल क्राइसिस था, फिर फॉल ऑफ बर्लिन वॉल था। वहाँ से इंडिया में भी बहुत से ऐसे बिंदु रहे हैं, क्योंकि एक तो हमारे गवर्नमेंट्स बहुत चेंज हुई हैं, उसके बाद कोalition रही है, फिर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है आपके रिश्तों में। फिर 9/11 के बाद, फिर सीरियन रिफ्यूजी क्राइसिस के बाद, उसके बीच में एक और है सब प्राइम क्राइसिस, आप 2007 और 9 के बीच का लगाइए, फिर कोविड। तो कई ऐसे टर्निंग पॉइंट्स इन द वर्ल्ड हिस्ट्री रहे हैं या पिछले 20 दशकों में, जहाँ पे हर देश ने अपनी अलाइनमेंट को रीडायरेक्ट किया है कि हम किसके साथ किस तरीके के संबंध बना सकते हैं। उसमें 2 इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स नितिन ये रहे हैं, एक तो राइज ऑफ चाइना और दूसरा ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, जिसने यूरोप को डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत इन्फ्लुएंस किया है। किस तरीके से किया है कि ट्रंप की पहली उसमें प्रेसिडेंसी में नाटो को थोड़ा दरकिनार किया गया, नाटो को समझा गया कि इट्स अ बर्डन ऑन US सिक्योरिटी, भाई हम इनके डिफेंस सिक्योरिटी के लिए क्यों वो करें। बट वो उस एरा जैसे जैसे ख़त्म हुआ तो यूक्रेन की वॉर शुरू हो गई। अब वॉर आपके दरवाजे पे हो रही है, ज़्यादा दूर नहीं है, शायद हम उतने अफेक्ट नहीं कर होंगे उससे, या मान लीजिए US उतना अफेक्ट नहीं है, बट पोलैंड, यूक्रेन, ये तो सब बॉर्डरिंग, फ्रांस, सब बिल्कुल सब है। और आप सोच सकते हैं कि जो 3 साल से चल रही है, 3.5 साल हो गए हैं, ऑलमोस्ट 4 साल हो जाएंगे, उसको पता नहीं कितने लंबे समय तक खींचे। अगर ट्रंप के पूरे भाषणों का वो किया जाए एनालिसिस, जो कंटेंट एनालिसिस करते हैं आप, उसमें ऑलमोस्ट 80-90+ बार उन्होंने कहा कि जैसे वो सत्ता में आएंगे 24 घंटे में यूक्रेन वॉर ख़त्म कर देंगे, है ना। तो उसका कोई ऐसा निचोड़ आपको दिखाई नहीं दे रहा नियर फ्यूचर कि भाई आपके जो पीस नेगोशिएशंस भी हैं वो किस करवट बैठेंगी। उसके बाद वो ख़त्म नहीं हुआ था कि भाई आप जो रिसेंटली 2 हफ्ते पहले भी नहीं हुआ है वेनेजुएला का जो क्राइसिस है,
सो कहीं ना कहीं ट्रम्प की जो एक टेंडेंसी रही है वर्ल्ड पॉलिटिक्स को झटके देने की, उसने सभी के जो कॉन्फिडेंस को है इंडिविजुअल कंट्रीज को शेक किया और ट्रस्ट को। हाँ, तो यूरोप भी शेक हुआ, यूरोपियन यूनियन भी शेक हुआ, जिसकी पूरी की पूरी मिलिट्री और सिक्योरिटी जो आर्किटेक्चर था वो नाटो से डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेटेड है। अब ये जब शेक हुआ तो उनने इनवर्ड लुकिंग किया कि भाई हम अपनी सिक्योरिटी डिफेंस को कैसे मजबूत करें। तो इन्होंने डिसाइड किया कि भाई हम जो हैं वो अपने को रीमिलिटराइज करेंगे। काफ़ी सारा बजट उसके लिए किया गया है, टारगेट किया गया है और वो प्रोसेस है। तो कलेक्टिवली तो होगा ही डिफेंस स्ट्रॉन्ग, बट इंडिविजुअल मेंबर स्टेट्स भी जो हैं वो उस ओर चल पड़ी हैं। एक तो ये रीज़न है। दूसरा ये है कि अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में अब ये दो आप समझ लीजिए, पश्चिम की तरफ से यूएस की तरफ से डिप्लोमेटिक और सिक्योरिटी रीजिग हुआ है, जो झटके दिए गए। इकोनॉमिकली आर्थिक रूप से जो चाइना है उसको आप अब किसी भी इंटरनेशनल अफेयर्स की डिस्कशंस में से बाहर नहीं रख सकते। तो अफ्रीका हो, लैटिन अमेरिका हो, कहीं भी चाइना का प्रिंट तो इन्फ्लुएंस तो है ही है, उसकी शैडो के बिना आप नहीं समझ सकते इसको। तो चाइना पे जो इकोनॉमिक डिपेंडेंस थी, और ये देखिए ये बड़ी लंबे समय से चल रही थी, आपको पता नहीं चला कब आप चाइना पे इतने डिपेंडेंट हो गए, है ना। और फिर जब चाइना ने अपनी मिलिट्री मसल फ्लेक्सिंग की, इकोनॉमिक मसल फ्लेक्सिंग की, तो सबको पता चला कि ये तो कुछ और ही है। जो मिथ होती है, जो मिथ्या भ्रम टूटता है। तो उस हिसाब से सारी की सारी कंट्रीज़ ने एक ऐसी सिचुएशन फेस की जहाँ पे उन्होंने देखा कि किस तरीके से वो अपने आप को चाइना से जो निर्भरता है या डिपेंडेंस है उसको कम कर सकते हैं। और इस कमी करने के लिए उन्हें लाइक माइंडेड पार्टनर्स ढूंढने पड़ेंगे। अब इंडिया कैसे है यहाँ पे एक लाइक माइंडेड पार्टनर? इंडिया के जो आप कह लीजिए कि एक रिपोर्ट कार्ड जिसको कह सकते हैं कि इंडिया की जो इमेज है वो ट्रस्टवर्दी है, नॉन एग्रेसिव है, बिल्कुल ही शांत, एक ऐसी अर्थव्यवस्था कह लीजिए या एक ऐसा समाज, एक ऐसी राजनीति जो भी है, इंडिया एज एन एंटिटी बहुत स्ट्रॉन्ग इमेज है वर्ल्ड में, ट्रस्टवर्दी पार्टनर है, ऑल वेदर पार्टनर है, आपका सहयोग करेगा। ऐसा नहीं है कि किसी को इंडिया ने तो अपने नेबर्स को अटैक नहीं किया बिना प्रोवोकेशन पे। तो इंडिया एक बड़ी अर्थव्यवस्था है, बड़ी मार्केट है, स्किल है, ह्यूमन रिसोर्स है, तो बहुत ही नेचुरल है इंडिया की तरफ सबका अट्रैक्ट होना। इकोनॉमिकली चाइना भी बहुत स्ट्रांग है, पर चाइना का जो अट्रैक्शन है वो राइडर्स के साथ आता है कुछ, बट इंडिया का उस तरीके से नहीं आता कि आपको शैडो में रखकर किसी तरीके से नुकसान पहुंचाया जाए। तो अभी कह रही हैं कि जर्मनी और यूरोप ये चाहते हैं कि जो चीन की पर उनकी निर्भरता थी, अब वो सही समय है कि ये खत्म होनी चाहिए, टूटनी चाहिए। हाँ, और इंडिया को ऑप्शन के तौर पर देख रहे हैं। खत्म तो नहीं होगे नितिन, कम होनी चाहिए धीरे धीरे। आप जैसे धीरे धीरे डिपेंडेंस है उसको कम करेंगे तो ये ज़रूर है, हाँ उसमें कम होनी चाहिए। और उसके भी अपने रीजंस हैं। वो इसलिए है कि चाइना के साथ जो दोस्ती है वो बहुत सी शर्तों पर आती है। जैसे आप कह लीजिए ये कंट्रीज़ तो खैर बड़ी हैं, शॉक एब्जॉर्ब कर लेती हैं। जो छोटी कंट्रीज़ हैं, मान लीजिए आप श्रीलंका को देख लीजिए, जो डेट ट्रैप में फंसते हैं, चेकबुक डिप्लोमेसी है, तो वहाँ पे जो चाइना की अप्रोच है वो एक तरीके से इम्पीरियलिस्ट अप्रोच है। तो उसको सभी जो शॉक एब्जॉर्ब कर सकती हैं, जो कंट्रीज़ मैच्योर हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, स्टेबल हैं, वो बड़े ही कॉशियसली ट्रीट करती हैं।